गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने जो लेसन तुम लोगों को पढ़ाया आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमें विश्वास है कि वो काम आप कंप्लीट कर ली होगी। समय दिए थे तुम लोगों को और हमने बताया था कि अगला लेसन पढ़ाएंगे। तो अगला लेसन जो हमारा है वो पौधे एवं जंतुओं में जनन, जीवन की प्रक्रिया के बाद का लेसन है। पौधों एवं जंतुओं में जनन या जीव जनन कैसे करते हैं, इस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनन की क्रिया क्या होती है, जीव जनन कैसे करते हैं, या पौधे एवं जंतुओं में जनन। पौधे एवं जंतु सबको मालूम है कि सजीव हैं, जनन इस सजीव का एक मुख्य लक्षण है। तो ये जनन की क्रिया क्या है, छोटे क्लास में भी तुम लोगों को पढ़ाते समय बताए थे, 7-6 में भी, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे जनन की क्रिया कहते हैं। अपने समान जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है, यानी एक मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, गाय की संतान गाय की तरह होती है। आम के बीज को अगर बोया जाए तो उससे आम का ही पौधा निकलता है, यानी उसी के समान। तो इसको कहते हैं कि यह अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, यानी जाति का विकास कैसे होता है, कैसे इसको आगे, निरंतरता का मतलब लगातार वो आनुवांशिकता के रूप में बढ़ता रहता है, अर्थात जनन द्वारा आनुवांशिक लक्षण बरकरार रहते हैं। यानी माता पिता के लक्षण, चाहे वो मनुष्य हो या पौधे हों, पैतृक जो वृक्ष होते हैं, जो लक्षण होता है, जैसे माता पिता है, माता पिता की संतान उन्हीं के समान होगी, पौधे की संतान पौधे के समान होगी, तो इसको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। जनन द्वारा विभिन्नताएं भी आती हैं। जनन की क्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जनन अंगों की कोशिकाओं में डीएनए में परिवर्तन होने के कारण से होता है। इससे विभिन्नताएं आती हैं, यानी एक नई जाति का विकास होता है, जो कि जैविक विकास का आधार माना जाता है। अब जो डीएनए शब्द कर रहे हैं, तो डीएनए इसके पहले भी तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं आनुवांशिकता में कि डीएनए क्या होता है। कोशिकीय संरचना, छोटे क्लास 9th क्लास में पढ़ी थी तुम लोग, कोशिकीय संरचना। इस कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको कि केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक में होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो बना होता है वो डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का। इस डीएनए में जीन पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको जीन कहते हैं। यह जीन ही है जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी माता पिता के लक्षणों को संतान में स्थानांतरित करने वाला लक्षण होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं में जनन। तो हम देखते हैं ये जनन की क्रिया जब स्पष्ट हो जाती है, तो चाहे वो पौधे हो या जंतु, सब में जनन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले देखते हैं पौधों में जनन की क्रिया। पौधों में जनन की क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है: अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन है, यानी एक कोशिका के द्वारा ही कोशिका में पाए जाने वाले संरचना के माध्यम से ही अलैंगिक जनन होता है। जैसे विखंडन की क्रिया होती है, बीजाणु निर्माण होता है, कलिकोत्पादन है, खंडन है, ये अलैंगिक जनन है। इसी तरह से कायिक जनन, कायिक जनन में जो काया प्लस इक, काया मतलब होता है शरीर, जिसमें शरीर पौधे के किसी शारीरिक संरचना के द्वारा यदि जनन की क्रिया, यानी नए पौधे बनते हैं, तो उसको कहते हैं कायिक जनन। ये जड़ों के द्वारा भी होता है, तनों के द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा, और इसी कायिक जनन में कृत्रिम कायिक जनन होता है। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, केवल अभी ये बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। फिर लैंगिक जनन में नर और मादा, यानी इसमें लिंग की आवश्यकता होती है। इस तरह से पौधों में जनन की क्रिया चलती रहती है। अब ये पहला हम लोग देखेंगे पादपों में अलैंगिक जनन, जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला उसमें है विखंडन की क्रिया। छोटे क्लास में भी तुम लोग पढ़ी थी कि एक अमीबा से 2 पुत्री अमीबा कैसे बनता है। पहले क्या होता है, अमीबा के अंदर जो पाई जाने वाली संरचना है केंद्रक, या धीरे धीरे कुछ
आकार लेने लगता है, लंबवत आकार होने लगता है, अंडाकार शेप होने लगता है। और उसी के अनुसार इस अमीबा के बाहर की जो कोशिका भित्ति होती है वह भी दबने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब यह डमरू के आकार का हो जाता है, डंबल शेप्ड हो जाता है, और फिर इसी तरह से यह बीच से टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है। इसके टूटने की प्रक्रिया के द्वारा जो दो कोशिकाएं मिलती हैं इसको कहते हैं दो पुत्री कोशिका। यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनी, कभी कभी तीन कोशिका भी बन जाती है। तो एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को विखंडन कहते हैं। इसी में बहुखंडन की विधि भी होती है। बहुखंडन में क्या होता है, यदि सपोज करो कि अमीबा का शरीर है और एक्सीडेंटली अगर यह टूट जाता है, किसी कारण से यह दब गया, टूट गया, तो इसके टूटने से इसके कई भाग हो जाते हैं, और जिन जिन भागों में केंद्रक का थोड़ा भी हिस्सा होता है वह एक अमीबा बन जाता है। तो एक अमीबा से कई अमीबा बन गए, इसको कहते हैं बहुखंडन विधि। क्लियर है सबको? खंडन विधि और बहुखंडन विधि। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, इसमें विखंडन की क्रिया के द्वारा था, क्योंकि अमीबा में कोई नर और मादा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है बीजाणु निर्माण। बीजाणु का निर्माण होता है कम विकसित पौधों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय संरचना बनती है जिसे बीजाणु कहते हैं। कम विकसित पौधों में, यानी एक कोशिकीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिका से बढ़ी हुई कोशिका होती है। तो इसमें जो एक संरचना बनती है, एक कोशिकीय संरचना, जिसको कि बीजाणु कहते हैं, और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नया पौधा बनाते हैं। जैसे म्यूकर एक कवक है, इसमें होता ये है कि यहाँ एक संरचना तुम लोग गोल देख रही हो, इसको कहते हैं बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर बीजाणु भरे हुए हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा बीजाणु इसके अंदर हैं। जब इसके प्रतिकूल परिस्थिति में यह सुरक्षित रहता है, इसके अंदर रहता है, लेकिन जब इसके अनुकूल परिस्थिति होती है तो स्पोरेंजियम की दीवार फट जाती है और इसके अंदर से ये बीजाणु बाहर आते हैं और नए पौधे या नए कवक का रूप धारण कर नया पौधा बना लेते हैं। ये चूँकि कम विकसित पौधे हैं, कोशिकीय संरचना तो है लेकिन कम विकसित हैं। ठीक है, तो बीजाणु कम विकसित पौधों में होता है बीजाणु के द्वारा जनन की क्रिया, यानी एक पौधे से ही कई सारे बीजाणु इसके अंदर बने और इस बीजाणु से नया पौधा बन गया। तीसरी विधि है इसकी कलिकोत्पादन। कलिका का निर्माण होता है। इष्ट की जो कोशिका होती है उसमें, इष्ट भी एक निम्न वर्गीय संरचना है, पौधों का निम्न वर्गीय पौधा है। इसमें भी कोशिकाओं की संख्या थोड़ी अधिक होती है उसकी तुलना में। तो इष्ट कोशिका से छोटे कलिका में बड की तरह का उभार हो जाता है। बड की तरह का मतलब एक छोटी सी संरचना बन जाती है। यहाँ तुम लोग देख रही होगी कि ये पैतृक कोशिका है, इसके ऊपर एक संरचना बन गई है। इस संरचना को कहते हैं बड या मुकुल। और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये इसी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता रहता है और इसी में लगा रहता है। लेकिन जब इसकी अनुकूल परिस्थिति होती है तो यह यहीं से फिर नया मुकुल बनाने लगता है और इस तरह से बहुत सारी कलिकाएं इसमें बन जाती है और इनको लेकर के नया पौधा इससे बनाया जा सकता है। इसको कहते हैं कलिकोत्पादन की क्रिया। इसमें किसी में भी देख रही होगी नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। अगली विधि है खंडन की विधि। चूँकि खंडन की विधि वहाँ हम लोग देखें अमीबा में, यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा, सरल संरचना वाले जीवों के फिलामेंट टूटकर अलग हो जाते हैं और नया पादप बना लेते हैं। स्पाइरोगैरा की संरचना अगर देखी होगी तुम लोग, पढ़ी होगी, 8th क्लास में था स्पाइरोगैरा, तो उसकी संरचना जो होती है धागे नुमा होती है। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी संरचना, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये एक फिलामेंट अगर टूट करके गिर जाता है तो ये अगला स्पाइरोगैरा बना लेता है। तो इस तरह से सरल संरचना वाले जीवों के फिलामेंट टूट करके अलग हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं खंडन की विधि और इससे नया पौधा स्पाइरोगैरा का बन जाता है।
तो ये हुआ अलैंगिक जनन के 4 खंड। इसके बाद है कायिक जनन। कायिक जनन में जड़ों के द्वारा जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जड़ों के द्वारा शकरकंद, डहेलिया इत्यादि के जो पौधे होते हैं वो जड़ के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी तरह से तनों के द्वारा अदरक, हल्दी, आलू, ये सब क्या है? रूपांतरित तना है। अदरक, हल्दी, आलू ये सब रूपांतरित तना है। आलू का अगर संरचना तुम लोगों को याद होगा तो इसमें एक छोटी सी संरचना ऐसे पाई जाती है, ये कलिका वाली संरचना होती है। इस कलिका वाली संरचना को ही यहाँ से ऐसे कट करके और ज़मीन में यदि हम लगा देते हैं तो ये क्या है? पौधे का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? तना का हिस्सा है। तो तनों के द्वारा, तने के हिस्से के द्वारा यहाँ से फिर नया पौधा निकलने लगता है। तो ये तनों के द्वारा हुआ। इसी तरह से पत्तियों के द्वारा, बिग्नोनिया का पौधा तो तुम लोगों को नहीं दिखा होगा, लेकिन अजूबा दिखता है। अजूबा की पत्ती जो होती है थोड़ी मोटी होती है, थिकी होती है, इसका किनारा कटक हुआ होता है। इसके किनारे के हिस्से अगर थोड़ा सा भी मिट्टी पा जाते हैं तो नया पौधा, जैसे ये सपोज़ करो ये पत्ती का हिस्सा है और यहीं से ये जड़ बनने लगता है और इसमें नया पौधा ग्रो करने लगता है। ऐसी पत्ती को अजूबा की पत्ती कहते हैं। तो इसमें जो ये नया पौधा बना, ये किसके द्वारा बना? पत्तियों के द्वारा बना। उनकी पत्ती से नया पौधा बना। तो ये पत्तियों द्वारा जनन, यानी पौधे के किसी भी हिस्से से, उसके शरीर के किसी भी हिस्से से जनन की जो क्रिया होती है, यानी नए पौधे के बनने की जो क्रिया होती है, वो कायिक जनन है। इसी तरह से पत्र कलिकाओं के द्वारा, पत्तियों की कलिकाओं में भी वो एक इकट्ठा होकर के, कलिकाओं का समूह इकट्ठा होकर के एक नया जड़ जैसा बना लेता है और उसको यदि अलग कर दिया है तो नया पौधा, उसको बुलबिलस कहते हैं। जो ये संरचना मिलती है उसको बुलबिलस कहते हैं। इस बुलबिलस संरचना में वह मातृ पौधे से अलग होकर के नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग अगर सामान्यतः हम देखें तो ये